हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका फेवरेट शो द करंट अफेयर शो। चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले रोज की तरह आइए आज का मोटिवेशन देखते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है, फिर अपन अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, दिस इज नॉट जस्ट अनदर डे, दिस इज एट अनदर चांस टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू। ठीक है, कहीं आप देखते होंगे कई बार आपका क्या होता है, जो शेड्यूल होता है डिस्टर्ब हो जाता है, आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं कि मेरा आज का दिन मैं पढ़ नहीं पाया, मैं बिजी हो गया कहीं पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो नेक्स्ट डे, अब जो नेक्स्ट डे आएगा वो एक अलग डे नहीं है, आपके लिए एक अलग चांस है। आप उसको, जो आपका पहले लॉस हुआ, आप उसको कंपनसेट कर सकते हैं अपने डे, दूसरे डे के साथ। क्लियर? तो आपके लिए वो केवल एक डे नहीं है, आपके लिए एक अदर चांस है, ठीक है, जिसको आप अच्छा सा बना सकते हैं अपने साथ। क्लियर? चलिए अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। India has made a commitment to increase the renewable energy installment capacity to dash by 2030। मतलब इंडिया ने अभी रिसेंटली कमिटमेंट किया है कि 2030 तक जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको कितने वॉट तक जनरेट कर लेगा। ठीक है, तो आपको बताना है क्योंकि अब इसने, इंडिया ने टारगेट अपना एक्सटेंड कर दिया है। क्लियर? चलिए हिंदी ट्रांसलेशन देखिए। भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता को डैश तक बढ़ाने का प्रतिबद्धता जताई है। इतना वो बढ़ा देगा। ऑप्शन ए 420 गीगावाट, ऑप्शन बी 450 गीगावाट, ऑप्शन सी 460 गीगावाट या ऑप्शन डी 480 गीगावाट। इंडिया अपना जो 2030 तक है जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको टारगेट कितना इंक्रीज कर देगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं अपन। इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है, इंडिया कितना अपना 450 गीगावाट तक इंडिया अपना टारगेट बढ़ा दिया। ठीक है, आपने देखा होगा जो रिन्यूएबल एनर्जी है काफी ज्यादा इंडिया फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे। क्यों? इससे क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है आप इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये कभी एग्जॉस्ट नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, तो इसी के लिए ये देखिए, ये देखिए, इंडिया ऑन ट्रैक टू अचीव 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय द टारगेट बाय 2030। इंडिया, क्या बोला पावर मिनिस्टर जी ने, बोला है कि अब इंडिया बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। कहीं वो इसी तरीके से अपने रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स पे फोकस करता रहेगा तो 2030 तक 450 गीगावाट तक जनरेट कर लेगा। ठीक है, इससे पहले इंडिया ने टारगेट रखा था कि 2022 तक 175 गीगावाट से कर लेगा रिन्यूएबल एनर्जी से। ठीक है, जिसमें से 100 गीगावाट तो वो केवल किससे, सोलर एनर्जी से कर लेगा। ठीक है, और बची कुछ ही चीज जो बचा कुछ टारगेट है वो जो अपने विंड एनर्जी है और भी जो थर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, इन सबसे वो जनरेट कर लेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन KVIC हैज एंटर्ड अ हिस्टोरिक इनिशिएटिव टू सेट अप द फर्स्ट एवर तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर इन विच स्टेट। अभी जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन है उसने क्या किया, नया हिस्टोरिक इनिशिएटिव बनाया फर्स्ट टाइम कि वो तुषार सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर लगाएगा। किस राज्य में लगाएगा आपको ये बताना है। ठीक है, फिर अपन डिस्कस करेंगे किस राज्य में वो लगा रहा है और फर्स्ट टाइम लगा रहा है तो क्या ये बेनिफिट होगा। हिंदी देखिए। खादी और ग्राम उद्योग आयोग किस राज्य में पहली बार तुषार रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित करने के लिए एक ऐतिहासिक पहल शुरू की है। ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, इनमें से किसमें खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन अपना पहला तुषार सिल्क यार्न लगाने जा रहा है, किस राज्य में। ठीक है, और उसी राज्य में क्यों लगा रहा है अपन डिस्कस करेंगे उस राज्य में और उसका क्या बेनिफिट होगा। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है सी उड़ीसा। क्लियर? उड़ीसा में अब क्या, जो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन है वो अपना तुषार सिल्क यार्न लगाने जा रहा है। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा और उड़ीसा में ही क्यों लगाया जा रहा है ये, चलिए अपन डिस्कस करते हैं इसको। उड़ीसा में ही क्यों लगाया जा रहा है ये देखिए कि ये देखिए, KYC सेटअप उड़ीसा फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर टू बूस्ट लोकल सिल्क इंडस्ट्री टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, उड़ीसा में क्यों लगाया जा रहा है, आप जानते हो कि वेस्ट बंगाल वगैरह में काफ़ी ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन होता है और इसका बेनिफिट किसको, उड़ीसा को नहीं होता, जबकि उड़ीसा के जो वर्कर होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्किल होते हैं सिल्क के लिए। तो इसका बेनिफिट क्या, उड़ीसा के वर्करों को मिल जाए, वहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट की जो इंडस्ट्री का डेवलप हो जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाए, इसलिए ये कहाँ पर लगाया जा रहा है, उड़ीसा में लगाया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो पहली बार लगाया जा रहा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की। ठीक है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन कैसा है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं, जो कि किसी कानून के द्वारा बनाए जाते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लियर? Which two state of India have been affected by the cyclonic storm गुलाब। अभी रिसेंटली एक स्टॉर्म आया है, एक चक्रवात आया जिसका नाम क्या है, गुलाब। उससे कौन से इंडिया के कौन से दो राज्य जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि गुलाब किसने इसका नाम दिया और किस राज्य को इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया? ए उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश, बी वेस्ट बंगाल एंड केरला, सी केरला एंड तमिलनाडु, या डी महाराष्ट्र एंड गोवा। इनमें से किसको जो गुलाब चक्रवात है उसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है? क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं किन राज्यों को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है और ये कहाँ पे आया और इसका नाम गुलाब किसने दिया है। ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए। ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, जो गुलाब चक्रवाती तूफान आया, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आए हैं, उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हुए हैं। ठीक है, ये कहाँ पे आया? जो बे ऑफ बंगाल में आया है। ठीक है, ये देखिए साइक्लोन गुलाब विशाखापट्टनम एयरपोर्ट फेसेस सीवियर वाटर लॉगिंग एंड हैवी रेनफॉल हिट्स आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया। ठीक है, तो इसका नाम गुलाब किसने रखा? आपने देखा होगा कि जो इंडियन ओशन में जितने भी ये चक्रवाती तूफान आते हैं, इनको एक मेथड होता है, उसके द्वारा क्या करा जाता है? पूरे का नामकरण किया जाता है। तो इसका नाम किसने दिया? इसका नाम दिया पाकिस्तान ने। ठीक है, इसका नामकरण किसने किया? गुलाब पाकिस्तान ने। ठीक है, तो चक्रवाती तूफान ये कहाँ आया? बे ऑफ बंगाल में, जो बंगाल की खाड़ी है वहां पे ये तूफान आया, जिसने आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ बेंगलोर सिटी ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग? ठीक है, जो बेंगलोर सिटी है उसमें इंडिया की कितनी रैंकिंग आई है? जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। ठीक है, स्टार्टअप जानते होंगे, जो नवाचार के जो नए नए हासिल करते हैं, जो नवाचार की कुछ भी चीज़ इनिशिएटिव होता है उसको अपन स्टार्टअप कहते हैं। ठीक है, ये देखिए हिंदी में देखिए, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 में भारत का बेंगलोर शहर कौन से स्थान पर रहा? ए 49, बी 10, सी 96 या डी 23। ठीक है, जो बेंगलोर है सबसे इंडिया में जिसने टॉप वो किया है, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है स्टार्टअप में, तो उसका रैंकिंग कितनी आई है इंडिया में? ठीक है, चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट होती है इसे रिलीज कौन करता है और इंडिया के कौन कौन से शहर इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। क्लियर? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी 23। ठीक है, इंडिया के बेंगलोर की रैंक कितनी आई है? 23 रैंक आई है, टॉप 100 में आया है। क्लियर? तो इसमें इंडिया के कौन कौन से आपने देखो, बेंगलुरु है, दिल्ली है, मुंबई है, इन सब ने टॉप 100 में जगह बनाने में कामयाबी पा ली है। क्लियर? तो ये अपन देख रहे हैं कि जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है, इसे रिलीज कौन करता है? ठीक है, स्टार्टअप इकोसिस्टम मतलब कितने अच्छी तरीके से कोई स्टार्टअप है, कोई नई प्रक्रिया लग रही है, कोई नई इंडस्ट्रीज लग रही है, तो कितनी अच्छी तेजी से ग्रो कर सकता है भारत में। ठीक है, तो उसमें पूरे वर्ल्ड में इंडिया कौन से नंबर पे? 23 नंबर पे। ठीक है, यूएसए नंबर 1 पे। ठीक है, फिर उसके बाद है यूके, फिर इंडिया। ठीक है, पहले पे यूएस, दूसरे पे यूके और फिर इजराइल। क्लियर? और इंडिया कहाँ है? 23 नंबर पे इंडिया है। क्लियर? और इंडिया 20th नंबर पे, और इंडिया का जो बेंगलोर सिटी है ये 23 नंबर पे है। क्लियर? ये रिलीज कौन करता है इसे एक है, ये देखिए आप, स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? स्टार्टअप ब्लिंक। एक स्टार्टअप ब्लिंक करके ऑर्गेनाइजेशन है, वो इसको रिलीज करता है, स्टार्टअप ब्लिंक। क्लियर? चलिए इंडिया में से किसने? बेंगलोर, दिल्ली एंड मुंबई इसमें जगह बनाने में सफल हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखिए, who has been appointed by the World Health Organization WHO as the new ambassador for its global health financing? ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए अभी रिसेंटली WHO ने किसको अपना एम्बेसडर बनाया है? क्लियर? किसने अपना राजदूत बनाया? आप हिंदी देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं ग्लोबल फाइनेंसिंग एम्बेसडर कौन होते हैं और किसने बनाया और क्यों बनाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अपने वैश्विक स्वास्थ्य वित्त पोषण के लिए नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए टोनी ब्लेयर, बी जॉन मेजर, सी गॉर्डन ब्राउन या डी डेविड कैमरॉन। इनमें से किसको WHO ने अपने जो ग्लोबल फाइनेंसिंग हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर है उसको नियुक्त किया है? चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं किसको नियुक्त किया है और उन्हीं को नियुक्त क्यों किया गया और ग्लोबल फाइनेंसिंग होता क्या है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है सी गॉर्डन ब्राउन। ठीक है, इन्हों को रिसेंटली WHO ने अपने ग्लोबल फाइनेंसिंग हेल्थ फाइनेंसिंग एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त किया है। ठीक है, गॉर्डन ब्राउन को। ठीक है, अब देखते हैं ये है कौन। ये देखिए, ये है गॉर्डन ब्राउन। ठीक है, फॉर्मर यूके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है,
फॉर्मर यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन अपॉइंटेड WHO एम्बेसडर फॉर ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग। ठीक है, WHO क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर का है जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में WHO का हेडक्वार्टर। तो इनको क्या रिसेंटली, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा अच्छे कदम उठाए थे इन्होंने, जो ग्लोबल जो पूरे वर्ल्ड में क्या है, वर्ल्ड में अच्छी तरीके से हेल्थ का पूरी तरीके से प्रचार हो सके, तो इन्हीं को इसलिए फाइनेंस के लिए इनका एम्बेसडर बनाया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन। विच कंट्री हैज डिक्लेयर ऑल द क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन इलीगल? किस कंट्री ने भी सारी क्रिप्टो करेंसी को अपने यहाँ कहीं उसके कंट्री में कहीं ट्रांजेक्शन होता है क्रिप्टो करेंसी में तो उसे इलीगल बना दिया है कि अब ये क्या होगा, गैर कानूनी हो जाएगा कि आपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, तो अपन ने रिसेंटली अभी देखा था कि एक कंट्री उसने उसको लीगल बना दिया था अपनी कंट्री में। ठीक है, अपन उसको डिस्कस करेंगे किसने लीगल बनाया था और अब किसने इसको इलीगल कर दिया है। ठीक है, पहले हिंदी देख लीजिए। किस देश ने सभी क्रिप्टो मुद्रा लेन देन को अवैध घोषित किया? ए जापान, बी चाइना, सी कनाडा या डी ब्राजील? इनमें से किस देश ने अपने यहाँ कहीं आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हुए पाए जाते हैं तो आपके ऊपर सजा हो सकती है, मतलब अवैध घोषित कर दिया कि अब आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, और क्यों नहीं करेंगे और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और किस कंट्री ने इसको प्रोत्साहित किया और किसने बैन कर दिया, अपन पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए। करेक्ट आंसर क्या है इसका? इसका करेक्ट आंसर है बी चाइना। ठीक है, चाइना ने अपने आप पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन पूरी तरीके से बैन कर दिए कि कोई भी यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हुए पाया गया या ट्रांजेक्शन करते हुए पाया गया तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसके ऊपर पीनल एक्शंस होंगे, मतलब वैधानिक कार्रवाई होंगी इस पर। चाइना बैन क्रिप्टो करेंसी ट्रांजेक्शन डिजिटल ट्रम्बल इन वर्ल्ड ओवर। ठीक है, और जैसे ये खबर न्यूज़ में पहुंची कि चाइना ने पूरी तरीके से अपने क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन बंद कर दिया, पूरी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट पूरी तरीके से नीचे आ गई। क्लियर? अब अपन देखते हैं क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी आपने देखा होगा जैसे बिटकॉइन होता है, डॉज कॉइन होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी होती हैं। ठीक है, इनके कोई भी लीगल बैकिंग नहीं होती, मतलब कोई भी सरकार इनको सपोर्ट नहीं करती। ये क्या माना जाता है, केवल ये ट्रांजेक्शन चल रहा है, मगर कहीं ये फेल हो जाएंगी या किसी का पैसा लॉस हो जाएगा तो सरकार इस पर बिल्कुल निर्भर नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी जैसे आपने सुना होगा बिटकॉइन। ठीक है, बिटकॉइन सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी है। इसके फाउंडर अपन ने रिसेंटली करंट अफेयर देखा था, उसके फाउंडर कौन है? सतोशी नाकामोटो। ठीक है, जिसने हंगरी में सतोशी नाकामोटो। ठीक है, अपन ने देखा था कि हंगरी ने रिसेंटली इनकी अपनी स्टैच्यू, फर्स्ट स्टैच्यू जो मिस्टीरियस है, मतलब पता नहीं है सतोशी नाकामोटो कौन है, मगर इनकी मूर्ति कहाँ पे बनाई थी? हंगरी में बनाई थी। ठीक है, और अपन ने उससे पहले करंट अफेयर देखा था कि जो एल सैल्वाडोर है, एल सैल्वाडोर, उसने अपने यहाँ जो क्रिप्टो करेंसी है उसको लीगल, बिटकॉइन को क्या कर दिया, लीगल टेंडर बना दिया कि वहाँ की सरकार सपोर्ट करती है, मगर चाइना कह दिया हमारे यहाँ ये क्या होगा, बैन रहेंगी, हमारे यहाँ नहीं चलेंगी ये। ठीक है, क्योंकि चाइना क्लेम कर रहा है कि इसकी पता नहीं रहता कि किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सरकार तो इस पर निगाह रखती नहीं है, सरकार की इसके ऊपर ऑडिट होता नहीं है, तो ये टेरर फाइनेंसिंग और जितने भी इलीगल ट्रांजेक्शन होते हैं उसके में इसकी हेल्प हो जाती है, इसकी हेल्प ली जाती है, इसलिए चाइना ने इसको पूरी तरीके से चाइना में बैन कर दिया है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपन 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आपने देखा होगा कि न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने के लिए, आपने देखो न्यूक्लियर वेपन जो होते हैं बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो उनको पूरी तरीके से एलिमिनेट करने के लिए, पूरी दुनिया से हटाने के लिए, खत्म करने के लिए किस दिन को मनाया जाता है? ठीक है, देखिए परमाणु हथियारों के कुल अनुमूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस दिन आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए 26 सितंबर, ऑप्शन बी 24 सितंबर, ऑप्शन सी 23 सितंबर या ऑप्शन डी 25 सितंबर। मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है उनको पूरी तरीके से वर्ल्ड में खत्म कर दिया जाए, उनका पूरी तरीके से एलिमिनेशन कर दिया जाए, तो वो दिन कब बनाया जाता है आपको बताना है। ठीक है, ए 26 सितंबर, बी 24 सितंबर, सी 23 सितंबर या डी 25 सितंबर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि क्यों मनाया जाता है और इसका न्यूक्लियर वेपन को पूरी तरीके से खत्म करने से क्या फायदे होंगे। चलिए करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए 26 सितंबर। ठीक है, वर्ल्ड में हर साल 26 सितंबर को क्या मनाया जाता है? एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है, ये देखिए सितंबर 26 इन यूनाइटेड नेशन फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। जो न्यूक्लियर वेपन है, जो परमाणु हथियार है, इनको पूरी तरीके से दुनिया में खत्म कर दिया जाए, क्योंकि कहीं इनका इस्तेमाल होता है तो इसको क्या बोला जाता है? मैड पॉलिसी। ठीक है, कहीं इनका इस्तेमाल कोई करता है तो उसको बोला जाता है मैड पॉलिसी। मैड का मतलब क्या होता है? म्यूचुअल असॉर्ट डिस्ट्रक्शन। मतलब क्या होगा, कहीं आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, जिसके ऊपर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो नुकसान होना ही है। ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में
हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर बम कब वो हुए थे, न्यूक्लियर बम को ड्रॉप किया गया था, तो आज तक उससे क्या हुआ, जापान रिकवर नहीं कर पाया। तो कोई फ्यूचर में आज तो क्या हुआ, आज तो इतने ज़्यादा न्यूक्लियर बम है और इतने ज़्यादा पावर के न्यूक्लियर बम है कि उनका इस्तेमाल किया तो पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन ही खतरे में आ जाएगी। तो इसलिए इस डे को 26 दिसंबर को मनाया जाता है कि इस पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशन है फिजिशियन फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये इसको सेलिब्रेट करता है। क्लियर। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपन इसको 8th को भी पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये देखिए, विच स्टेट्स नागा कुकुम्बर हैज बीन गिवन जीआई टैग, ठीक है। भौतिक संपदा जो अपन जीआई टैग कहते हैं वो किसको मिला है, ठीक है, नागा, जिसका नाम क्या है, नागा कुकुम्बर। हिंदी में देखिए, फिर इसको अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस स्टेट से इसको जीआई टैग मिला है और यहाँ पे जीआई टैग किसको दिया जाता है और क्यों दिया जाता है, ये अपन पूरा डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, किस राज्य के नागा खीरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, ए उड़ीसा, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी नागालैंड, ठीक है। किस में से ये खीरे को जीआई टैग क्यों दिया जाता है, आप जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो प्रभुता होती है, मतलब वहाँ की पर्टिकुलर चीज़ होती है, उसको अपन जीआई टैग दे देते हैं, ठीक है। तो किसको मिला है अभी, नागा खीरा को, ए उड़ीसा, बी कर्नाटका, सी तमिलनाडु या डी नागालैंड। चलिए आप इसका आंसर टिक कर लीजिए, फिर अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि किस राज्य से ये जीआई टैग मिला है। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है डी नागालैंड, ठीक है। नागा कुकुम्बर है, सिंपल याद करने के लिए, नागा कुकुम्बर को कहाँ से मिला है, नागालैंड से इसका जीआई टैग मिला है, ठीक है। जो किसी भी जगह की पर्टिकुलर बहुत फेमस चीज़ होती है उसको हमेशा जीआई टैग दे दिया जाता है, ताकि उसकी क्या कॉपी ना हो पाए, उसकी क्या पायरेसी ना हो पाए, ठीक है, जिससे क्या उस जगह की जो इंपॉर्टेंस है और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बरकरार बनी रहे, उसकी कॉपी ना हो, कोई दूसरे लोग इसको जाली तौर पे या सस्ते दामों पे ना बेचे, इसलिए इसको जीआई टैग दे दिया जाता है, ठीक है। ठीक है, जीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। क्लियर। नागा, ये देखिए, नागा से स्वीट कुकुम्बर गेट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ठीक है। इसको ये खीरा दिख रहा है आपको, इसको जीआई टैग मिला है, कहाँ से मिला है, नागालैंड से मिला है। ये बड़ा फेमस होता है कि स्वीट होता है, इसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी मिठास भरा होता है, इसलिए इसको, और ये पर्टिकुलरली यहीं पे नागालैंड में ही मिलता है, इसलिए इसको नागालैंड से जीआई टैग मिल गया नागा कुकुम्बर को, ठीक है, या नागा खीरा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं अपन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, हु हैज प्रपोज्ड टू अडॉप्ट यूनिवर्सल चार्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर ऑल इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। अभी तक आपने देखा होगा कि आप चार्जर यूज करते हैं, कभी कोई सा चार्जर यूज करते हैं, कभी आप सी टाइप चार्जर यूज करते हैं, कभी बी टाइप चार्जर यूज करते हैं, तो आप किसने ऐलान किया है कि पूरी तरीके से यूनिवर्सल चार्जर को हम एडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेशन देखिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसने सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए यूनिवर्सल चार्जिंग तकनीक अपनाने का प्रस्ताव रखा है, ए इंडिया, बी अमेरिका, सी यूरोपियन यूनियन या डी एससीओ, ठीक है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किसने इसको, जो यूनिवर्सल मतलब अब हर डिवाइस के लिए एक ही टाइप का चार्जर का इस्तेमाल किया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चार्जर नहीं रखने होंगे आपको, ठीक है। ए इंडिया, बी अमेरिका, सी यूरोपियन यूनियन या डी एससीओ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि यूनिवर्सल चार्जर रखने के फायदा क्या होंगे और किसने प्रस्ताव रखा है कि अब हर डिवाइस के लिए एक ही चार्जर होगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने रिसेंटली कहा है कि अब हर डिवाइस के लिए आपको एक ही चार्जर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, यूरोपियन यूनियन पोसेस यूनिवर्सल चार्जिंग मोबाइल्स, द रीजन वाई एप्पल इज अनहैप्पी, ठीक है। एप्पल इसकी वजह से क्यों अनहैप्पी हो गया, मतलब जो एप्पल ब्रांड है, आपने देखा होगा जो एप्पल के आईफोन्स होते हैं, मैकबुक्स होती है, तो इसकी वजह आपने देखा होगा हमेशा चार्जर के अलग अलग होते हैं। एप्पल की जितनी ज़्यादा डिवाइस है, चाहे एप्पल वॉच हो, स्मार्ट वॉच हो, एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स हो, आईफोन हो या फिर एप्पल का मैकबुक हो, हर चीज़ के लिए आपको अलग से चार्जर रखने पड़ते हैं। तो अलग से आप चार्जर रखेंगे तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता जाता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हमेशा जितने ज़्यादा चार्जर होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होंगे, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बढ़ता जाता है। और दूसरा क्या होता है, एप्पल के क्या हेजीमोनी हो जाती है कि आपको क्या एप्पल का ही चार्जर लेना पड़ेगा एप्पल की डिवाइस को चार्ज करने के लिए। क्लियर। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जितना कम हो सके उतना ज़्यादा उसका प्रोडक्शन हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस तो हो जाता है मगर उसका रिसाइकल नहीं हो पाता। तो उसको रोकने के लिए बोल दिया कि हर जगह केवल एक ही टाइप के चार्जर चलेंगे पूरे यूरोपियन यूनियन में। कौन से, सी टाइप के, ठीक है। तो इससे कौन नाखुश हो गया, इससे जो एप्पल है वो नाखुश हो गया, क्योंकि अब एप्पल को भी अपने कहीं यूरोपियन यूनियन में अपने मॉडल चलाने, अपनी डिवाइसेज चलानी है, तो उसको अपने चार्जिंग पोर्ट्स को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज टारगेट टू मेक इंडिया इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट फ्री बाय द एंड ऑफ विच ईयर, मतलब किस साल वो ट्रांस फैट को मुक्त कर देगा, ठीक है। अपन देखेंगे ट्रांस फैट क्या होता है और किस साल में इंडिया पूरी तरीके से जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है उससे पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा। क्लियर। ट्रांस फैट के हार्मफुल इफेक्ट क्या है और क्यों कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, अपन पूरा डिस्कस करेंगे। देखिए,
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने किस साल के अंत तक भारत को औद्योगिक ट्रांस फैट मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2025 2025, बी 2022 2022, सी 2030 या 2030 या डी 2020। ठीक है, किस साल तक पूरी तरीके से जो ट्रांस फैट मुक्त इंडस्ट्रियल में जितने भी आपके प्रोडक्ट आपने देखे होंगे, जो वेफर्स खाते हैं या पैकेज फूड आता है, इन सब में क्या होता है, ये सब पैक होते हैं तो इनमें काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट होता है। तो इसको कब तक टारगेट कर रखा है फसाई ने, जिसके फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, कब तक पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा? ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2022, ऑप्शन सी 2030 या ऑप्शन 2020। चलिए इसका करेक्ट आंसर देखिए, फिर अपन डिस्कस करते हैं कि कब तक का टारगेट रखा है फसाई के द्वारा कि पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट बंद कर दिया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है? 2022, मतलब 2022 तक पूरी तरीके से इंडिया में जो इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट है पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अपन डिस्कस करते हैं कि इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट होता क्या है, ठीक है, इसके हार्मफुल इफेक्ट क्या है और आपके हेल्थ पे इसके क्या फर्क पड़ेंगे। ठीक है, पैकेज फूड टू बी ट्रांस फैट फ्री बाय 2022, मतलब 2022 तक पूरी तरीके से जितने भी पैकेज फूड होते हैं, ये आपने देखे होंगे, ये बर्गर वगैरह जितने भी ये और जो चिप्स वेफर्स होते हैं सारे पैक होते हैं और इसमें क्या होता है, ट्रांस फैट होता है। ठीक है, ट्रांस फैट, ठीक है, ट्रांस फैट क्या होता है, आपकी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। ये आपकी क्या होता है, जो नस होती हैं, जो वेट इन्हें क्या बोलते हैं, आर्टरीज और वेन्स होते हैं, इसमें जाके जम जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बहुत ज़्यादा प्रेशर से पंप करता है ब्लड को, तो इसकी वजह से क्या आपका बीपी काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाता है। इसी के बोलते हैं हाई बीपी, मतलब आपका जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड को क्या ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है, आपकी जो नसें हैं, जो आर्टरीज वेन्स है वो ब्लॉक हो गई हैं, तो ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ा है, इसलिए आपकी बीपी हाई हो जाता है। ठीक है, ट्रांस फैट से। ठीक है, ये क्या करता है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका तो क्या कर देता है, डाउन कर देता है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे अपन वो कहते हैं हाई डेंसिटी लिपिड और लो डेंसिटी लिपिड, HLP और हाई डेंसिटी लिपिड, वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है वो तो हाई हो जाता है और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो आपका कम कर देता है। ये क्लियर। और ये किसके द्वारा कहा गया है कि 2022 तक पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट मुक्त कर दिया जाएगा, 2000 फसाई के द्वारा। फसाई का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब ये भी एक कानून के द्वारा बनी है। ठीक है, जो फूड सेफ्टी अपना एक्ट आया था, फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में, उसी के अंदर फसाई को बनाया गया था, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, दिस इज फॉर द डे। होप आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।